हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स से कुछ प्रॉब्लम्स। और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी गेट के एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लमों को सॉल्व कराऊंगा और साथ साथ उनके आसपास हम क्या क्या सॉफ्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, वो भी बताऊँगा। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सभी जो वीडियो हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही कहीं ना कहीं नेट और बार्क जस्ट टिफर में पूछे जाते हैं। वो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन IIT जेम में भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जामों में पूछे जाते हैं, PS के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम में है, मैंने प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं, इन्हें मैं डिस्कस करूँगा और इनके सॉफ्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करूँगा और मेथड भी बताऊँगा कैसे हम इन्हें सॉल्व करें। तो d2y/dt² माइनस y इक्वल टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंडीशन दे रखी है कि जब t 0 है तो y एट t बराबर 0 पे 1 है, y एट t इन्फिनिटी पे 0 है। इसका सोल्यूशन हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस लिखी गई है उसे फिर से मैं एक बार नोट कर रहा हूँ। d2y/dt² माइनस y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है और कंडीशंस दे रखी है। y जो एट t बराबर 0 पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, और y जो दे रखा है एट t बराबर इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 0। तो ये दो कंडीशंस दे रखी हैं। अब उसके साथ क्या करते हैं कि जब इस तरीक़ा की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है उसे सॉल्यूशंस को ले लेते हैं हम y इक्वल टू ae⁴t। इस तरीक़ा का हम इसमें सॉल्यूशन ले लेते हैं और a और अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है और t टाइम है, और जो गिवन कंडीशंस है वो अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहले देखते हैं कि जो कंडीशंस है y बराबर ae⁴t जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, dy/dt की वैल्यू लें सबसे पहले। तो dy/dt जो हो जाएगा वो होगा हमारा अल्फ़ा ae⁴t, और d2y/dt² जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ से मिलेगा हमें इक्वल टू α² और ae⁴t। तो ये हमारे dy/dt और d2y/dt² होंगे। इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पे हमें केवल ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ से जो इक्वेशंस बनेगी वो मिलेगी हमें α² ae⁴t, और साथ साथ मिलेगा y की जगह पे ये रख दें ae⁴t इक्वल टू 0। तो ae⁴t यहाँ से कॉमन निकाल दें, और ae⁴t जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा α² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन ही है। तो इस सॉल्यूशन को हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा तो y 0 होगा, कि जो हमारा y बराबर 0 है वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी टर्म 0 नहीं होगी, क्योंकि सॉल्यूशन 0 नहीं हो सकता। तो α² की जो वैल्यू है वो 1 होगी और अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ जाएंगी +-1। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ से हम देखेंगे दो कॉन्स्टेंट अलग अलग ले लें, क्योंकि हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका y1 सॉल्यूशन है, y2 सॉल्यूशन है, तो y1 + y2 भी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या करें कि a की जगह पे a1 ले लें, a1 e⁴ और यहाँ पे t रख दें, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू को 1 रख रहा हूँ मैं पहले केस में, और दूसरी बार कांस्टेंट की वैल्यू को a2 e⁻−t ले लें, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू को -1 ले लें। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो हमने ले लिया y इक्वल टू a1 e⁻t, इसको y1 कह ही दे रहा हूँ मैं, और y2 जो सॉल्यूशन ले लिया वो ले लिया हमने a2 e⁻−t। और साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका y1 सॉल्यूशन है, y2 सॉल्यूशन है, तो y1 + y2 भी सॉल्यूशन होगा। उस कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब हमें जो कंडीशंस दे रखी है यहाँ पे हमें a1 और a2 की वैल्यू को एवेल्यूट करना होगा। गिवन कंडीशंस इस पे अप्लाई कर दें। तो y जो हमारा t बराबर 0 पे 1 है तो यहाँ पे 1 रख दें, और a1 t की वैल्यू को यहाँ पे 0 ले लें, क्योंकि t बराबर 0 पे 1 दे रखा है y को। तो a1 e⁻0 प्लस a2 और e⁻−0। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा a1 प्लस a2 इक्वल टू 1। फिर दूसरी कंडीशंस लगा दें। दूसरी कंडीशंस में हमें दे रखा है कि y जो है t बराबर इन्फिनिटी पर 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लें, क्योंकि y 0 है। कंडीशंस लगाएं a1 और e⁻∞ प्लस a2 e⁻∞। तो ये हमारी कंडीशंस होगी। e⁻∞ 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 होगी, और ये 0 केवल तब पॉसिबल है जब a1 को 0 ले लें। तो यहाँ पे हम a1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 और a2 हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से देखें कि a1 0 हो गया,
a2 1 हो गया। तो इस सॉल्यूशन में पुट कर दें इसी वैल्यू को। इसे फिर से एक बार समझ लें कि जब हम y की वैल्यू को 1 रख रहे हैं t बराबर 0 पर, तो इस कंडीशंस में लगा दें। यहाँ पे 1 रखें इजकल टू a1 e की पावर 0, t को 0 रख रहे हैं, प्लस a2 e की पावर -0। तो और दूसरी कंडीशंस हमारी यहाँ से आएगी, जब हम t को इन्फिनिटी लेंगे तो t बराबर इन्फिनिटी पे y 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लें इजकल टू a1 e की पावर इन्फिनिटी प्लस a2 e की पावर -इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखेंगे कि e की पावर -इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गई। ये केवल तब 0 होगी क्योंकि इन्फिनिटी बना देगा, नहीं तो a1 को 0 लें तब ये कंडीशन ओबे होगी। तो a1 को 0 ले लें, और जब a1 हमारा 0 हो जाएगा और ये कंडीशन से बन रही है तो a2 हमारा 1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें तो y जो हमारा आ जाएगा सॉल्यूशंस, वो हमें मिल जाएगा e की पावर -t, और इसको हम लिख पाएंगे cos हाइपरबोलिक t माइनस साइन हाइपरबोलिक t। तो ये हमारा आंसर हमें इसमें मार्क करना था। इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपकी समझ आया होगा। इस पैटर्न पे कई बार मैंने क्वेश्चंस को देखा है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न से, तो इसे कर लें और समझ लें। कोई दिक्कत है तो कमेंट में मार्क करें। क्वेश्चंस आया हुआ है गेट 2014 का, तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कुछ ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसी पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ लगातार पूछे जाते हैं। तो सदा याद रखें कि क्वेश्चंस को पीछे जब आप पेपर देने जाएं, ख़ास तौर से गेट का एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं, तो उस समय पे ध्यान रखें कि पीछे के पेपर्स ले लें और उनके सॉल्यूशंस जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी पैटर्न से सॉल्व करते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में था dy/dx की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में इजकल टू -x/y+1, और फिर इसके 4 विकल्प अलग अलग दे रखे थे। तो उसमें आंसर हमें मार्क करना था कि ये जो इक्वेशन है वो सर्किल विद डिफरेंट रेडियाई को डोट करती है। तो मैं समझाता हूँ कैसे हम इसे सॉल्यूशन तक पहुँचें। तो क्या करें कि y+1 इसको इस फॉर्म में ले लें, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। तो y+1 dy इजकल टू -x dx, ये हमारी इक्वेशन हो गई। क्या किया, इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y+1 को इधर कर दिया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशंस y² प्लस dy का इंटीग्रेशन y इजकल टू -x²/2, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और जब भी हम जनरल सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें a। इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख पाऊंगा x² प्लस इस टर्म को इधर ले जाएं प्लस y² प्लस y इजकल टू a। ये हमारी इक्वेशन हो गई। या हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस 2y इजकल टू 2a। 2a की जगह पे कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे b ले लें। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशंस होती है वो हम सब जानते हैं और काफ़ी दिन से इन्हें पढ़ते हैं कि जनरल इक्वेशंस जो होती है सर्किल की, वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx 2fx ले लें, बल्कि 2fx प्लस 2gy प्लस c इजकल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशंस होती है। और r जो होता है वो होता है हमारा रेडियस, वो होता है √g² प्लस f² - c। मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से आप वाकिफ़ होंगे। ये हमारा मैथमेटिक्स में हम पढ़ा करते थे 12th स्टैंडर्ड पे, तो वही फार्मूला है कि अगर x² प्लस y² प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c बराबर 0 इक्वेशन है तो इसकी रेडियस होती है √g² प्लस f² - c। तो यहाँ पे देखें कि जब हम इससे इसको कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ देखें कि हमारी इक्वेशन से क्या किस फॉर्म में आएगी। ये हमारी इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² प्लस 2y माइनस b इजकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको b को इधर ले आते हैं तो अब इस दोनों की आपस में कंपैरिजन कर लें। जैसे हम कंपैरिजन करेंगे तो f हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ से जो g आएगा वो g की वैल्यू हो जाएगी 1 और c जो होगा वो -b होगा। तो इस b जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे जब हम रेडियस के फॉर्मूले पे जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी √ और g² में जो वैल्यू है जब हम इसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ से जो g की वैल्यू है वो हमारी है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और f 0 है तो यहाँ पे इसको 0 ले लें। और c की वैल्यू है -b कंपैरिजन में, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा b। अब ये रेडियस डिफरेंट क्यों हो गई? क्योंकि b ये आर्बिट्री कांस्टेंट था और क्योंकि b की कुछ डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमारी चेंज होगी तो रेडियस बदलती रहेगी। तो डिफरेंट रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि ये जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस हमारी सर्किल की इक्वेशंस बन के आ रही है, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेरिजन करें तो हम इजीली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट रेडियाई होंगी और ये इक्वेशन जो होगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। मैंने थोड़ा सा
और इसका एलोब्रेशन समझा दिया है कि इस तरीक़ा से हम इसकी रेडियस तक पहुँचते हैं और कैसे हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे कि अगर हमारा रेडियस के हम कोऑर्डिनेट लेके चलें तो कोऑर्डिनेट जो हमारे रेडियस के होते हैं, सर्किल अगर हमारा बन के चलता है तो जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -g -f, और जो सर्किल के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है जैसे ऐसे हम इसे लेके चलते हैं, ये हमारी सर्किल है और ये सर्किल के यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं सर्किल के ऊपर xy, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -g और -f। और फिर क्या होता है कि जो हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है उससे हम इसे बढ़ाते हैं। यहाँ पे x प्लस जी का स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेटों की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेटों की डिस्टेंस हो जाएगी y प्लस f और इसका स्क्वायर, और इसका रूप जो होगा वो हमारी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा इसकी को। इसके बाद इसको स्क्वायर खोलेंगे तो हमें यहाँ से इक्वेशंस मिल जाएगी r स्क्वायर की। इस तरीक़ा से इसे बढ़ा सकते हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे, और ये आपने 12th स्टैंडर्ड पे किया था सर्किल की इक्वेशन को, वहाँ पे ही इसका डिस्कशन था, वहीं ही इसका कंसेप्ट छिपा हुआ था जहाँ से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ dx/dt प्लस k2/k1 इंटू x इजकल टू k3/k1। ये हमारी इक्वेशन है, क्योंकि k1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को k1 से इधर डिवाइड कर दें। x की कर्व इसमें पूछा गया है, तो क्या करें कि यहाँ से जो इक्वेशन है इसे dx/dt प्लस px इजकल टू q की फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dt। तो p की जगह पे ये वैल्यू ले लें, ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। तो p की जगह पे जैसे ही हम इसे लेंगे वैल्यू को k2/k1, और ये हमारा आ जाएगा dt और इसका इंटीग्रल। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी ये e की पावर k2/k1 इंटू टी। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन जब हम लेके चलते हैं तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है ऊपर, t यहाँ डिवीजन में, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रल, और q यहाँ से ले लें, q की वैल्यू दिस वन है k3/k1, और ये वैल्यू जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर k2/k1 इंटू टी और dt प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a लगा दें। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। कैसे हम सॉल्यूशन लेते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू q, और q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और dt प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम क्या करें, x की वैल्यू को इवेल्यूट कर लें, तो x इंटू ई की पावर k2/k1 इंटू टी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिख दें, इजकल टू k3/k1, और ये वैल्यू ले लें e की पावर k2/k1 इंटू t/k2/k1। ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, दिस इज द इंटीग्रेशन हेयर, प्लस a, ये आ जाएगा हमारा k1 से, ये हमारा k1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें, x हमारा आ जाएगा यहाँ से k3/k2, और साथ साथ वैल्यू आएगी, इससे हमने डिवाइड कर रखा है, प्लस a e की पावर -k2/k1 इंटू टी। ये वैल्यू आ गई यहाँ से। और जब कर्व हम खींचेंगे तो t बराबर 0 पे देखें, जब पार्टिकल ने चलना ही शुरू किया था तो t बराबर 0 पे x की वैल्यू 0 थी, क्योंकि जब पार्टिकल ने चलना ही शुरू किया होगा उस समय पर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 रहा होगा। तो यहाँ से हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी a की। तो जब हम इसको 0 रख देंगे और ये वैल्यू हमारी t बराबर 0 पे 1 होगी, तो a की वैल्यू हमारी सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी -k3/k2। तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा k3/k2 और 1 माइनस e की पावर -k2/k1 इंटू टी। ये हमारी सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का टाइम t के ऊपर। तो इस तरीका की इक्वेशन आएगी। और अगर हम इसका कर्व ट्रेसिंग आई थी पेपर में, अगर हम इसका कर्व ट्रेस करेंगे तो इस तरीका का ये कर्व हमें मिलेगा। यहाँ ये हमारा x होगा, ये इधर की तरफ t होगा। तो x बराबर 0 पे पार्टिकल ने चलना शुरू किया, यहाँ से देख रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल कर्व है, और जब t इन्फिनिटी को वैल्यू करेगा तो k3/k2 इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह का से एक्सपोनेंशियल कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा दिस वन। और ये जो वैल्यू है यहाँ t बराबर इन्फिनिटी पे जो ये एसिम्प्टोटिक कर्व बनाएगा,
t बराबर इन्फिनिटी पे, और जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमारी वैल्यू t बराबर इन्फिनिटी जब लेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो k3/k2 वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे k3/k2 होगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी t बराबर इन्फिनिटी पे। तो ऐसे क्वेश्चनों में कई बार ये भी पूछ लेता है कि जब पार्टिकल t बराबर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो उसका x क्या होगा, तो आंसर लगाएंगे k3/k2। और कर्व अगर ट्रेसिंग पूछता है तो इस तरीका का ये कर्व आएगा, एक्सपोनेंशियली कर्व राइज करेगा और एसिम्प्टोटिक बना लेगा, और वैल्यू t बराबर इन्फिनिटी पे k3/k2 हो गई। तो इस तरीका से इसे सॉल्व करें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब हम यहाँ t की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये e की पावर जो वैल्यू है 0 फॉर्म में आएगी 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। काफ़ी इस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। तो एक क्वेश्चंस मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कराया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहती है, लीनियर, होमोजीनियस, इन पर निश्चित तौर से क्वेश्चन करके चले। काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं इस फॉर्म में। मैं एक क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है गेट का। इसमें पूछा गया था कि x जो इक्वेशन दी हुई है x dy/dx प्लस y = x4 दे रखा था, और क्वेश्चंस में दे रखा है कि जब x बराबर 1 है तो y की वैल्यू हमारी 1 है, और फिर पूछा है कि आप वैल्यू कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करा रहा है, y x की वैल्यू पूछा है कि y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये dy/dx प्लस y/x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी यहाँ से x3। x से क्या करें, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। फिर क्या करें, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा इसे कंपेरिजन कर लें, dy/dx प्लस py = q की फॉर्म से। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सब जानते हैं वो होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। तो इस तरीका से इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी e की पावर, और p की वैल्यू हो जाएगी 1/x यहाँ से, तो 1/x और dx। तो यहाँ से वैल्यू हम लेंगे तो e की पावर log x हो जाएगा ये, और इसे हम लिख पाएंगे x, क्योंकि यहाँ पे e की पावर भी है और log भी है, मीन्स log और एंटी लॉग दोनों हैं, और पावर x है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x। तो इस वैल्यू को फिर सॉल्यूशन पे जाएं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स x = q की वैल्यू यहाँ हम देखें कंपेरिजन में ये हो जाएगी x3, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a ले लें। उसके बाद ये हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी yx = x4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x5/5। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिख दें, x5/5 प्लस a ये वैल्यू आएगी। तो y यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी x4/5 क्योंकि x से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस a/x, ये हमारी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो उसके बाद जो इसके अंदर हम इक्वेशन में जाएंगे तो यहाँ इसमें कंडीशंस अप्लाई कर दें। कंडीशंस क्या होगी क्वेश्चंस के अंदर, कंडीशंस ये है कि y बराबर 1 पे x बराबर 1 है, तो 1 = 1/5 प्लस a/1। x की वैल्यू को 1 रख दें और y की वैल्यू को 1 रख दें, तो उसके बाद a की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी 4/5। तो 4/5 यहाँ पे पुट कर दें तो y की वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी x की पावर 4/5 प्लस 4/5x। इस तरीका से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को, x dy/dx प्लस y = था हमारा x4, और यहाँ जो वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चंस के अंदर वो पूछी गई है कि जो हमारी y और x के अंदर क्या रिलेशन हमें मिलेगा। तो dy/dx इसको x से डिवाइड कर दें, प्लस y/x की वैल्यू x3 हो जाएगी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लें e की पावर इंटीग्रल p dx। तो e की पावर इंटीग्रल p की जगह 1/x dx हो जाएगा। कंपेरिजन कर लें इस इक्वेशन से, तो e की पावर log x मीन्स x आ जाएगा। तो y × x = जो इक्वेशन आएगी x3, ये q है हमारा, x × dx प्लस a। तो x की पावर 4 यहाँ हमें मिलेगा, तो x की पावर 5/5 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस a हमें यहाँ से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मिलेगा yx। तो y की वैल्यू फिर x को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमें वैल्यू y बराबर x4/5 प्लस a/x मिलेगी, और उसके बाद a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगा दें। x बराबर 1 पे y 1 है, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 4/5, इसे पुट कर दें तो ये y और x में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, मैं 4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, 2 प्रॉब्लम
और डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप सीखेंगे और इसी पैटर्न पे और क्वेश्चन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंपटीशंस की दुनिया में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा काम करें, वहाँ से क्वेश्चंस की संभावना सदा बनी रहती है। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसी का आया हुआ क्वेश्चन है गेट का। dy/dx की वैल्यू है = xy और दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर x बराबर 0 के ऊपर y जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, और x बराबर 2 पे पूछा है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या है कि 3 से 4 तरीका के क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होमोजीनियस इक्वेशन और एक सेपरेशन वेरिएबल टेक्निक्स। ये 3 जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फिर होमोजीनियस, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, y के कोफिशिएंट को एक तरफ ले जाएं, x के को एक तरफ ले जाएं और सॉल्व कर दें। तो dy/y की जो होगा यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा x × dx। उसके बाद क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर दें। मैंने क्या किया, इस y को इधर ले आया हूँ और x को इधर ले गया हूँ dx को। तो यहाँ से log y हमारा जो आएगा इंटीग्रेशन इसका log y = आ जाएगा x² / 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। ये सबसे पहले लिख दें। उसके बाद क्या करें कि जो हमारे a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। a हमें कैसे कैलकुलेट होगा कि कंडीशन दे रखी है x बराबर 0 पे y 2 है, तो y बराबर 2 जब हम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा log 2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, x बराबर 0 करेंगे प्लस a। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी log 2, तो ये a की जगह पे यहाँ log 2 रख दें, तो ये हमें मिल जाएगा log y = x² / 2 प्लस log 2। उसके बाद क्या करें, इसे इस फॉर्म में लिख दें log y/2, इस टर्म को इधर ले जाए और प्रॉपर्टी यूज करते हैं log a/b बराबर log a - log b। वही प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज की है, इसे मैं इधर ले आया, = हमारा आ जाएगा x² / 2। उसके बाद क्या करें, इसका एंटीलॉग ले लें और जैसे ही हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो y/2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमें e⁻x² / 2। ये हमें एंटीलॉग ले लिया इसका मैंने डायरेक्टली। उसके बाद क्या करें कि जो हमें क्वेश्चन है x बराबर 2 पे पूछा है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दें, x की वैल्यु को 2 रख दें और फिर y कैलकुलेट कर लें। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y = हो जाएगा 2e और x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4/2 आ जाएगा, तो 2e² इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है बहुत ईजी क्वेश्चन था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगानी थी और एक बाउंड्री कंडीशन जब भी हमें गिवन होती है तो उस बाउंड्री कंडीशन के साथ में क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं उसे एवेल्यूट कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना मेरे हिसाब से ईजी रहेगा, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता इसे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, और एक चीज़ सदा याद रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में कई बार हमें बहुत ईजी पड़ता है क्वेश्चन। एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन में इसे डिस्कस कर रहा हूँ एक नए मेथड से, तो उससे आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाती हैं राहें। कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट जो ट्रिक्स हैं वो काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। जैसे मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें और 1 मिनट में ही आंसर इसका हमें सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा हम e⁻x हमने इसका सॉल्यूशन माना, हमारे पास 4 विकल्प हैं और हमें देखना है कि भाई इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो आंसर जैसा हमें चेक करना है कि e⁻x इसका सही है या नहीं है, तो क्या करें, e⁻x को यहाँ पे पुट करके देखें। जब हम 2 बार इसे डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर लेंगे x के रेस्पेक्ट, तो ये e⁻x ही आएगा, माइनस यहाँ से dy/dx भी इसका e⁻x आएगा, तो -2e⁻x आ जाएगा और y की जगह पे e⁻x लेंगे, ऐड करेंगे तो सीधा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो e⁻x हमें मिल गया। फिर हमें पूछा था कि सेकंड जो सॉल्यूशन है उसका क्या हो सकता है, तो फिर क्या करें कि y बराबर चेक करना है हमें x सही सॉल्यूशन है इसका या नहीं है। तो क्या करें, 2 बार d2y/dx² कर लें, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx रखें और फिर इसके बाद पुट करके देख लें। अगर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है तो फिर वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो इसको जब हम dy/dx इसका करेंगे तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा dy/dx = x और e⁻x प्लस e⁻x, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है सच, इसका डिफ्रेंशिएशन ये कर दें प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन और e⁻x। तो ये वैल्यू इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख पाऊंगा = y प्लस e⁻x, इसे ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो d2y/dx² जो हमें मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx प्लस यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं प्लस e⁻x।
तो यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू फिर से ये वाली पुट कर दें यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारी आएगी y प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं y प्लस ई एक्स। तो यहाँ पे y प्लस ई एक्स लिख दें प्लस ई एक्स लिख दें, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से y प्लस 2e की पावर x, ये वैल्यू आ गई तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की। तो यहाँ पे देख लें, फिर सॉल्यूशन में सेटिस्फाई करके देखें कि क्या ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है या हमारा नहीं कर रहा। तो यहाँ से y प्लस 2e की पावर x यहाँ से आया हमारा d2y अपॉन dx माइनस 2, और dy अपॉन dx हम यहाँ से निकाल चुके हैं, दिस इज द वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू y प्लस ई की पावर x हो गई। और यहाँ पे जो वैल्यू है y की वैल्यू रखेंगे, और y की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे हमारी x ई की पावर x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है y जो यहाँ से dy अपॉन dx हमने निकाला है, पहले y लिया है x ई की पावर x, फिर dy अपॉन dx निकाला है x ई की पावर x प्लस ई की पावर x, तो ये वैल्यू हमारी y प्लस ई की पावर x आ गई यहाँ से, क्योंकि ये y है हमारा, ये ई की पावर x हो गया। फिर हम d2y अपॉन dx स्क्वायर कर रहे हैं इसे, तो dy अपॉन dx प्लस ई की पावर x आ गया। dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से पुट कर दी, ये हमारी वैल्यू थी y प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x। तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर जो हमें ऑब्टेन हो गया वो y प्लस 2e की पावर x आ गया, वो यहाँ पुट करते हैं माइनस 2, और dy अपॉन dx की वैल्यू है यहाँ पे हमारी y प्लस ई की पावर x, और प्लस यहाँ पे जो वैल्यू ले लें प्लस y देख लें और देखें कि ये हमारा 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये जब हम चेक करेंगे इसे, तो y और y ये हमारा 2y हुआ माइनस 2y बन गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया, प्लस 2x यहाँ है और माइनस 2x यहाँ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये पूरा हमारा 0 बन गया। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा एक सॉल्यूशन e की पावर x होगा और दूसरा सॉल्यूशन x e की पावर x होगा। तो ये इस तरीक़ा से हम देख लेते हैं, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन से देख ले सॉल्यूशन से चल पड़ते हैं और सॉल्यूशन से देख लेते हैं कि इन सॉल्यूशनों में से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपकी समझ आया होगा और बाकी जो मैंने सॉल्यूशन समझाए हैं ये सब समझ आए होंगे। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, यहाँ से क्वेश्चंस की आने की सदा संभावना रहती है। इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ और सॉफ्ट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मैं लेकर आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है ये निश्चित तौर से आपके कंपटीशंस में लाभ देंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।